के लिए कोई लेने देता आपको? कोई नहीं। इसलिए आपको ऐसा अधूरा बीच में लटका दिया कि आपको आपके अपने पेशे से भी दूर कर रहे हैं। इस चीज के लिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। इन चीजों के लिए सियासत सिर्फ वोट डालने तक नहीं होती, एक जागृति लाने के लिए होती है, एक तालीम देने के लिए होती है कि लोगों उठो। कब तक खामोश तमाशे देखते रहे? कब तक हम देखते हैं कि मन मसला आएगी और हम पकवान खाएं? कभी नहीं। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो लड़ना जानती, जो अपना हक हासिल करना जानती हो, वही लोग जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं एक जदोजहद करने की जरूरत है। क्या हमें स्टेट नहीं चाहिए? अगर स्टेट जम्मू कश्मीर नहीं बनी, इतने जितने टैक्स और जो ये कानून रोज आते हैं, इनका सामना हम गरीब लोग कर सकेंगे? कोई आदमी मुझे बता दे। इसलिए यही चीजें हम मांग रहे हैं कि पहले उन चीजों को दुरुस्त करो, स्टेट को लाओ, यहां की असेंबली हो, यहां के अपने नुमाइंदे हो, यहां के कानून लोग अपने खुद बनाए, ताकि कम से कम लोगों के मुताबिक कानून यहां पर बने और लोगों को ये मुसीबतों से जो है वो छुटकारा मिल सके। उसके लिए हमें काम करना है सब लोगों को मिलकर। मैं यही कहता, मैं आप लोगों से जितने मेरे साथी यहां पर हैं, तो हम क्यों इसके खिलाफ खड़े ना हो? हम इसके खिलाफ खड़ा होना हमारी बुनियादी हक है और हमारा फर्ज भी है। इन चीजों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़नी। किस सियासत में हम लोग पड़े हुए हैं? लोग हमारे मुसीबतों में जूझ रहे हैं। हमने कहा हम एक ऐसा दौर लाया, हम सच्ची बात करेंगे। हमने सच्ची बात कहना शुरू की। जब हमने सच्ची बात कहना शुरू की, हम पर एतराज ये नरेंद्र मोदी से साहब से जाके मिलते, ये बी टीम हो गई। तो जब सारे आस्ता आस्ता जाने लगे, फिर बी और सी कौन सी थी अब तो बताओ ना। ए कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है, डी कौन सी है? वो तो बताओ कौन कौन है। हमने तो ना कभी खेला उनके साथ, आप ही खेलते थे। एनडीए का हिस्सा कौन था सारी दुनिया जानती है। पहले कौन था? 2002 से पहले कौन था? 2008 के 14 के बाद कौन था? कब कब हुआ, क्या क्या हुआ, आप बताओ। हम कहां से हिसाब देने के लिए? सवाल हमें क्या पूछते? आपने कभी जवाजियत तो देनी थी कि क्यों हमने अलहाक किया उस वक्त, क्यों एनडीए की सपोर्ट की, क्यों उस वक्त हमने उनके साथ समझौता करा, क्यों हमने कोलिशन सरकारें बनाई? कोई वजह तो देनी चाहिए थी। कोई देना चाहिए था कि ये हासिल किया और ये हासिल अगर नहीं कर पाए तो आपने इस चीज के लिए एहतियाज किया। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलने से सियासतें नहीं चलती। तो उनको जरूरतें हैं, उन जरूरतों के लिए, बुनियादी चीजों के लिए आज हमने बिजली तो दे दी, लेकिन अगर गरीब आदमी को, मेरी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन डोकू में जाती है कि नहीं जाती? जाती है। इस रामबन जिला की मैं कहता हूं 40% लोग डोकू में जाते होंगे, शर्मा में नहीं जाते हैं। तो आपको बिजली यहां पर दे दी, वहां बिजली ये उठा के ले जाओगे क्या गांव में? वहां उठा के ले जाओगे डोक में? वहां क्या जलाओगे? केरोसिन तेल आपका बंद, मिट्टी का तेल बंद किया कि नहीं किया कि आपको बिजली दे दी? तो जो डोकू में जाएगा उसके लिए क्या इंतजाम? अगर आप बोलो कि वो जकेड़ा से मुझे सोलर लाइट दे दो, कहो नहीं पहले बिजली वाले से सर्टिफिकेट लाओ कि तुम्हें घर में बिजली है। अगर बिजली है तो तुम्हें सोलर लाइट सब्सिडी पे नहीं मिलेगी। जबरदस्त। जिस तरह 2002 से हमने आम आदमी का काम शुरू करना, लड़ो, डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गरीब आदमी को लेके जाओ, किसी की पेंशन रुक रही है उसके पास लेके साथ जाओ। आवाज बनने की जरूरत है लोगों को। इस वक्त खामोश तमाशाई बनने की जरूरत नहीं। आवाज बनो लोगों की। किसी को तकलीफ हो रही है, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी होगी, यही सबसे बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन होगी इलाके के अंदर। इस वक्त
सबसे बड़ा हमारे साथ इस हदबंदी में कितना बड़ा हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई। जहां इस रामबन की 3 कंस्टिट्यूंसीज बन सकती थी, 2,95,000 पॉपुलेशन यहाँ की, 2,95,000 2,95,000 11 के मुताबिक थी। 3 कंस्टिट्यूंसी, इससे बड़े पहाड़ कहीं है? इससे बड़ा बैकवर्ड एरिया है कहीं? आप शहरों में 40 या 50,000 की कंस्टिट्यूंसी बनाते हो, यहां कम से कितने की बन जाती? 90,000 की बन जाती, 90 की बनती, कितने की बनती? बन जाती थी। इसलिए मैं ये कहता हूं, इन नाइंसाफियों को महसूस करो। तो जब आप महसूस करोगे, ये मत सोचो कि ये इलेक्शन लड़ने वाले के लिए तकलीफ हो रही है। इलेक्शन एक लड़ता है, 2 लड़ते हैं, लेकिन उसका फायदा सब लोगों को होता है। इसलिए मैं कहता हूं, इकट्ठे हो जाओ, आवाज बनो, आवाज बुलंद करो, मेमोरेंडम दो अपने हर जगह में, ब्लॉक प्रेसिडेंट जितने हमारे हैं, सरपंच है, काम करो, दे दो डिप्टी कमिश्नर साहब को कि गवर्नमेंट को पहुंचाओ, हम यहाँ पर हमारी कोई जमीनें खाली नहीं है। हमारे साथ इतने जो ये कैटेगरी रखी है कि पेंशन के लिए इतने कागज लगाने हैं, ये हम पूरे नहीं कर सकते। कम करो इसको, लोगों को लोन आसान कर दो, लोगों को बाकी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसके लिए रोजगार का कोई पॉलिसी निकालो सरकार। यहाँ जब रेलवे बंद हो जाएगा बहुत मुसीबतें हो जाएंगी। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करना, आपके जो मसाइल आए उनको सरकार के उस लेवल तक मैं पहुंचाऊंगा, चाहे आपकी सड़क का मामला हो, आपके मुआवजे का मामला हो, बाकी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, जो मसाइल यहाँ पर आए उसको लड़ेंगे इंशाल्लाह। फिर भी मुलाकात होती रही, लेकिन इस सिलसिले को कभी बंद न करना और ये भूल जाओ, ये लोग आपको आपस में लड़ा के तकसीम करके, मैं कहता था कि जो इस वक्त सरकार है ये सिर्फ लोगों को तकसीम करती है। इसलिए मैं पार्टी के तौर पर कहता हूं अपने साथियों से, आप कभी खामोश मत बैठे। अगर आपको लगे कि किसी गरीब का मकान का नुकसान हो रहा है, इकट्ठे हो जाओ, वहां पर एहतियाज करो, पूरा मन प्रोटेस्ट करो। कोई अगर आपको छेड़ेगा तो हम यहाँ पर बैठे हैं। क्यों किसी ने गरीब का मकान का गिराने का तमाशा और वीडियो बनाते हुए हम देखेंगे? क्यों किसी गरीब का नुकसान होते देखेंगे? जब हमें लगेगा कि इस पर एक नाजायज किस्म का ये हर बात इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए आवाज बनना हर पार्टी के वर्कर का एक बुनियादी फर्ज होगा। हमने इसीलिए हम बड़े बड़े दावे कभी नहीं करते। मैं आपका नुमाइंदा 2002 में बना, हमने कोशिश की कि हर एक उस चीज तक पहुंचने की जहां से लोगों को फायदा हो सके। हमने कोशिश की, कई चीजें रह गई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि 100% पूरी हुई होंगी। कौन सी चीजें? दुनिया में हर एक चीज कहां मुकम्मल होती? मेरे साथी तो कहते हैं हमने बहुत किया, लेकिन मैं कहता हूं बहुत कम किया। अभी तो हमने 4 कदम ही आगे बढ़े थे, अभी तो बहुत सी चीजें हमारी अधूरी। क्या हम सिर्फ एक गूल के डिग्री कॉलेज पर मुतमिन हो जाए? हमें कल संगलदान में डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए? क्या हमें यहाँ पर हाई सेकेंडरी के लिए हम मुतमिन हो जाए? क्या हम नहीं चाहते कि जो नियाबत यहाँ पर खुलनी चाहिए, तहसील ठठार खुलनी चाहिए, बनिहाल में काम होने चाहिए, खड़ी में काम होने चाहिए, क्या नाम है अपना रामबन के बाकी जितने भी हिस्से हैं, जितने भी इलाके हैं, दूरदराज इलाके, रामबन सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मैं ये मानता हूं। जिला रामबन अगर सर्वे गवर्नमेंट सही तरीके से करवाए, मुझे लगता है 50% से लोग ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी है यहाँ पर। ये तो आज जब ये प्रोजेक्ट रेलवे और नेशनल हाईवे का चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी रोजगार लोगों को कमाना शुरू हो, वरना यहाँ जरिया माश लोगों के पास क्या है? कोई ऐसा परमानेंट जरिया नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। उन चीजों को एक्सप्लोर करने की आगे जरूरत है। कल सावलाकोट प्रोजेक्ट हो, कल इस तरह के और छोटे छोटे प्रोजेक्ट मुख्तलिफ जगहों पर शुरू हों, जिनसे लोगों का रोजगार परमानेंट जो है वो शुरू हो सके। इस तरह की हमने एक सोच दे के हम लोग पार्टी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ महदूद, हमने कहा कि आज
आज के दौर में सरकार ने बिजली को सबसे महंगा कर दिया। जहां बिजली का बिल आपको 150 रुपया आता था, वहां आप 350-400 से ऊपर बिजली का बिल जाता। हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि हम वो बुनियादी यूनिट कुछ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री दे देंगे, 500 यूनिट फ्री। क्योंकि गरीब आदमी को अगर महीने के कम से कम 500 या 1000 रुपया देना पड़े, उसको इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए। कहां से इनकम गरीब आदमी की हो? 8 साल से 2012-13 के बाद कोई भी सरकारी नौकरी लोगों को यहाँ पर नहीं मिली था कि 26 जनवरी के बाद रखते हैं, क्योंकि सर्दी बर्फ से रखोगे तो। लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं, अभी हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है। मीटिंग करना सिर्फ सियासत करने के लिए नहीं होती। मीटिंग करने का इलाका में मकसद ये है कि हम सब लोग ये देखें कि लोग किन मसाइल और किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह की मुसीबतें लोगों पर, और उन मुसीबतों को निकलने के लिए हमें सियासी तौर पर क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, जिससे लोगों को, आम आदमी को फायदा हो सके, आम गरीब आदमी को फायदा हो सके। जैसा मेरे साथियों ने बड़ी तफसील पर बात की कि सबसे बुनियादी जरूरत हमारे लोगों की है। हम गरीब लोग थे, हम किसान लोग थे, हम मजदूर लोग थे, और छोटी छोटी जमीनें, मैंने कल भी कहा कि छोटी छोटी जमीनें हमारे लोगों के पास थी। 100 कनाल से ज्यादा खात्मा चकदारी के बाद किसी भी आदमी के पास 100 कनाल से ज्यादा जमीन नहीं थी। वो क्योंकि 100 कनाल की लिमिट रख के उसके अंदर ही लोगों के पास जमीनें थी। और फिर मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ अहकाम आए, कभी LV6 आया, कभी S432 आया। जो लोग थोड़े तेज और शऊर रखने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी अलॉटमेंट करवा ली, उसके तहत इंतकाल करवा लिए। उन्हें बाकी जो हुकूमत के कानून आए उनके मुताबिक इंतकाल करवाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो रह गए और जिनके इंतकाल नहीं हो सकते। लेकिन अब जब सरकार या जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर अपील की, जब वो कहते हैं कि यहां पर स्टेट लैंड के लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कम से कम गांव के अंदर आके देखें। यहां पर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट लोग कर नहीं रहे, बल्कि उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियों से जो जमीन काश्त हो रही थी, उस जमीन को वो बहाल आबाद किए हुए हैं। इतनी सी बात, और उसी से वो अपना गुजर बसर जो है वो चलाते हैं, चाहे माल मवेशी का गुजर बसर हो और उसके जरिए अपना गुजर बसर। इसलिए किसी वक्त में कहा जाता था, मैं कहूंगा उस कानून के लोगों को, उन इल्म रखने वाले लोगों को, कि कम से कम एक ऐसा नजरिया हर जिला के अंदर जाके देखना चाहिए कि कहां पर लोग जमीन सरकारी को नाजायज इस्तेमाल करते हैं और कहां पर जायज इस्तेमाल किया जाता है उसका। अगर आज मेरा कोई काश्तकार उस जमीन में फसल उगाता है, तो वो फसल उगाना कहां से नाजायज हो गया? मुझे कम से कम मेरी समझ में ये चीज आने से कहा। अगर आप किसी चीज को लागू करने में हमारी सरकार नाकाम रही, वो उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिसर का काम था कि S432 का फायदा, LV6 का फायदा या बाकी जितने कानून हैं उनका फायदा लोगों को देते। अगर लोगों को उसका फायदा नहीं मिला तो आज उनको बेदखल करने का हमारा कोई अख्तियार नहीं बनता। कानून लोगों के फायदे के लिए होते हैं, कानून कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जमहूरियत में नहीं होते। अदालत के फैसले लोगों को फायदे के लिए होते हैं। मैं यहां पर वसूख से कह सकता हूं कि जिला रामबन, जिस तरह मैंने जिला रियासी के अंदर कहा, जिला रामबन के अंदर कोई भी किसी जमीन का नाजायज इस्तेमाल नहीं करता। यहां पर किसी ने अपना छोटा सा घर बनाया होगा,
यहां पर किसी ने अपना माल मवेशी के लिए चारा उससे लेते होंगे, यहां पर आज फसल उगाते। मैं इस हुकूमत के लोगों से कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने इस फैसले को दोबारा देखें। जो कानून किसी एक कोने में लगता हो, वहां उसका अगर फायदा सरकार को पहुंच रहा हो, जरूरी नहीं कि यहां पर भी लोगों को उसका फायदा पहुंच सकता। आप किसी ने नाजायज जमीनें अगर ली है, जो जमीनों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक अहकाम जारी करें। लेकिन जो जायज ले रहे हैं उनके लिए तो कोई अहकाम जारी करे, ताकि ये लोग भी समझे। आज मैं देखता हूं, मैं इलाके के अंदर लोगों के बीच में जाके देखते, किसी आदमी के पास सिर्फ वही मालिक सरकार जमीन 5 या 10 कनाल होती, उसको कागज बनाना मुश्किल होता है। उसको अगर अपना डोमिसाइल बनाना, उसको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना, उसको आरबीए बनाना, आज तो आपने इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी कर दी है कि अगर किसी को पेंशन अपनी जिंदा रखनी है, पेंशन बहाल रखनी है, उसके लिए कागजों की भी एक फरिश्त लगानी है। तो जब आप इन लोगों को उस जमीनों से बददखल कर रहे हैं, तो ये वो पेंशन कहां से हासिल करेंगे? इनका वहां पर बिजली का बिल कर कोई नहीं लेगा, जिस मकान से इनको बेदखल किया जा चुका होगा। इनका कोई पानी का कनेक्शन नहीं निकालेगा। आप किस जिंदगी की तरफ इन लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसकी, हमारी पार्टी और मैं सरासर इसकी मजामत करते हैं। और हमने कल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रियासी में जबरदस्त किस्म का स्टैंड लिया। किसी पार्टी को मदद, हम हमारा हमेशा माना, मैंने कहा अपने साथियों से, सियासत हम इलेक्शन के वक्त करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करेगा, सब सियासत में कूदेंगे। लेकिन अगर आज हमारे लोग के अहकाम जारी किए, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर हम खड़े नहीं होंगे, हमने 2002 में एक तब्दीली लाई, सबने मिलकर इकट्ठे होकर, तो एक अच्छा वक्त देखा, 18 साल का वक्त अच्छा देखा कुछ बार। अगर हम इस वक्त एक तब्दीली नहीं लाएंगे, जिस तरह का माहौल बन रहा है, अगर यूनियन टेरिटरी के कानून हम पर लगते रहे दिल्ली से आकर, तो मुझे नहीं लगता कि आप गरीबी से कभी बाहर निकल सकोगे। आपको दिल्ली के शहरी के मुताबिक काम करना है। जो दिल्ली वाला टैक्स देता है यूनियन टेरिटरी वाला, जो चंडीगढ़ वाला यूनियन टेरिटरी वाला टैक्स देता है, वही टैक्स महाकुंड और दलवा के आदमी को भी देना है। कहां की इजाजत? दिल्ली में एक आदमी 50,000 रुपया महीने का या लाख रुपया एक आम आदमी कमाता है। यहां का मुझे बताओ जो 5,000 से ऊपर चढ़ता है, तो कौन आदमी? हम तो नरेगा के उस नाली के लिए लड़ रहे हैं जहां पर मुझे कोई साबित करके दे दे। यहां पर मेरे साथी सरपंच भी हैं, किसी आदमी को पूरे 100 दिन का रोजगार नहीं मिला होगा अभी तक। बिल्कुल नहीं मिला। जी जी, कौन बोल रहे? जहां पर एक वक्त में इसी नरेगा के अंदर आपको 2-2, 3-3 गाड़ियां सीमेंट की पंचायत के अंदर आती थी। आज मुझे बताओ कितनी गाड़ियां सीमेंट की आ रही है? कितने लोग पक्की सड़कें बना रहे हैं? खोदो कच्चा, कच्चा खोदते हैं, बरसात आती है बह जाता है, फिर खोदते, फिर जब बर्फ आती है फिर बह जाता है, सर्दी आती है। ये वो अजूज मजूज की जंग लगी हुई। कोई चीज कंक्रीट यहां पर मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो पिछली सरकार थी, जो उसमें एक मिनिस्टर थे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, 2 बार आए। हम कंक्रीट काम करना चाहते हैं, गांव के अंदर एसिड बनाना चाहते हैं। आप ये छोटा प्लान अपना खत्म करो, लोगों ने खत्म किया। कौन सी एसिड बने? आपने सीमेंट बंद कर दिया, आपने सारी चीज उसी का भुगत रहे हैं। आज गलत सोच और गलत नजरिए से जब जमहूरी सरकारें लोगों के लिए फैसला करती है, उसका भुगतान लोगों को बहुत दूर तक देखना पड़ता है। मैंने कल भी कहा, मैंने कहा रोशनी एक्ट में अगर इस वक्त की सरकार, हालांकि मैं नहीं समझता, जिस वक्त रोशनी एक्ट पास हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी थे, वहां पर पीडीपी के एमएलए भी थे, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी थे। एक आदमी मुझे साबित कर दे उन एमएलए में से
कि मैं इस पार्टी का था, ये गलत कानून बन रहा है इसलिए मैंने इसकी सपोर्ट नहीं की। उस वक्त तो सबने बात फाके एक होके सपोर्ट की उस कानून की। जब उस दिन भारतीय जनता पार्टी वाले को ये कानून ठीक लग रहा था, पीडीपी वाले को ये कानून ठीक लग रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को ये कानून ठीक लग रहा था, कांग्रेस वाले को लग रहा था, आज क्यों गलत लग रहा है? कुछ वजह तो होनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमियां हैं, अगर कोई कमियां हैं तो कमियां पूरी करो। कानून को खत्म क्यों करते? कानून तो खत्म नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली में जो चीज़ पॉलिसीज बनती हैं वो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी जैसे बड़ी बड़ी यूनियन टेरिटरीज हैं, आप खुद जानते हैं, चंडीगढ़ मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें बड़े बड़े शहर हैं। पहले तो हम इसी चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी बैकवर्ड रियासत को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसीलिए इसको स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट के लोगों के मफाद के लिए करनी पड़ती हैं। यहाँ पर सब्सिडी देनी पड़ती है। ये कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जो खुद कफील हो, यहाँ पर सपोर्ट बाहर से करनी पड़ती हैं। तो जब हम वो देखते हैं तो इसलिए जब तक स्टेटहुड ना हो, यहाँ पर अपने चुने हुए नुमाइंदे ना होंगे, तो कानून तो इसी तरह के बनते रहेंगे। उनको देख और उनको ना कोई तनकीद करने वाला, ना कोई उन पर सवाल करने वाला, ना कोई जवाब देने वाला। तो इसी तरह की बातें होती हैं सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, हम सब लोग समझते हैं कि स्टेटहुड बुनियादी चीज़ है। जम्मू कश्मीर को स्टेट डिक्लेयर करना जब तक नहीं होगी, ये एक जदोजहद हमारी पार्टी की होगी और हम इसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं, मैं यहाँ के बाकी जो पार्टियों के लोग हैं या जो इस वक्त इलेक्टेड सेटअप बनाया गया है, चाहे पंचायत हो, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि इन सब के ऊपर एक तीसरा टेयर है जो चुन के इनडायरेक्टली वहां तक पहुंचता है, अगर वो लोग यहां से भी उनको एक रेजोल्यूशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर मैं ये वसूख से कहता हूं कि हमारे इलाके में कि कोई किसी स्टेट लैंड का नाजायज इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारे सब लीडरों को ये कहना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा, मैं तजवीज दूंगा। 18 साल के थे, आज वो 26 साल के हो गए। जो उस वक्त 35 साल के थे, आज वो ओवर एज होने वाले, आज उनकी उम्मीदें खत्म। जहां पर इस तरह का माहौल हो, वहां पर गरीब पर और बोझ पर बोझ हम डालेंगे। बिजली का बिल देंगे, पानी का बिल भी तुम दे दो, बिजली का बिल भी तुम दे दो, बिल्डिंग का टैक्स भी तुम दे दो, बिल्डिंग तुम्हारी भी कराई जाएगी, तो फिर वो सरकार के फायदे कहां से पहुंचे? आपने अगर बिजली अपनी पेंशन बाहर रखनी है तो पहले वो 13 की चेकलिस्ट देखनी है कि आपको ये कागज लेकर तहसीलदार और वहां क्या कहते हैं हेल्थ अफसर जो है बोर्ड, मेडिकल बोर्ड के सामने चक्कर लगाने, 10,000 रुपया तो उसी चक्रों में खर्च हो जाता है। फिर कब पेंशन किसी ने देखी? 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, थक के घर पर बैठ जाओगे। जब हम लोगों ने नुमाइंदगी की, हमने कहा हम एडमिशन इंतजामिया को लोगों के दरवाजे पर ले जाएंगे, आपकी पेंशन आपके घरों में, पंचायतों में आकर लगाएंगे, वहां पर फोटो खींचेंगे, वहां पर फॉर्म भरा गया, वहां पर मेडिकल बोर्ड हुए, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट मिली, आपकी हर चीज। यहां आज जमीनों का हम बात कर रहे थे, मैंने जब यहां पर हम रेवेन्यू महकमा में देखता था, हमने बंदोबस्त गोल में शुरू किया कि लोगों के जितने जमीन के डिस्प्यूट है उसको खत्म हो जाए। 80% के करीब काम यहां पर हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, बंदोबस्त खत्म, जो काम हुआ था वो खत्म। आज स्टेट लैंड से आपको बाहर लगाया जा रहा है, वो नहीं आया। भाई सरकारें सिर्फ हजारों करोड़ कमाने के लिए नहीं होती, अमीरों से कमाओ, गरीबों को दे दो। आप तो उल्टा कर रहे हो, आप गरीबों से कमा रहे हो और अमीरों को दे रहे हो। अमीर जितना मर्जी यहां से लोन, अगर यहां मेरा गरीब आदमी किसान क्रेडिट कार्ड लेने का लोन लेने जाएगा, बड़े दावे किए जाते हैं, अगर 50 से कम बैंक के चक्कर लग जाए उसको
तो मैं मानूंगा कि आपको एकदम से घर पर बैठे लोन मिलेगा। लेकिन जब करोड़पति कोई लोन लेने जाएगा उसको 2 घंटे के अंदर अंदर लोन मिलेगा 2 करोड़ रुपए, है क्या नहीं? ये हकीकत है इस वक्त पॉलिसी यहाँ पर। मोहम्मद तांत्रे साहब ने नौकरी के बाद आज जायन एजाज साहब से ज़ाहिरी तौर पे इसलिए किया कि शायद हाजी साहब ने जो इनके साथ या इनके वालिद साहब के साथ जो हमदर्दियाँ की थी वो इनको मजबूर करके उनके साथ एजाज साहब के साथ ज्वाइन करने के लिए लाए हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और इसके साथ मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल हमारी DDC की कौंसल की रिव्यू मीटिंग थी रियासी में, तो अभी मीटिंग शुरू ही की थी हमारे ADD साहिबा ने। तो एजाज साहब ने 1-2 लफ्ज़ उसने बोले थे, तो एजाज साहब ने उसको टोक दिया, कहने लगा मैडम जी आप आज रिव्यू मीटिंग नहीं कर सकते हैं, हमारे लोगों को PMAY के मकान या MG नरेगा की ज़रूरत उतनी नहीं है। अगर आप PMAY के मकान पहले बना रहे हो बाद में उनको आप वहीं तोड़ रहे हो तो इनकी क्या ज़रूरत है। आप आज हम ये हमारे जितने भी कौंसल के मेंबर हैं तो ये आज एहतजाज करेंगे। और जब एजाज साहब ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की तो मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो एजाज साहब जब खड़े हो गए तो हमारे सारे साथी इनके साथ बाहर आ गए। हालांकि हमारी वाइस चेयरमैन कौंसल की जो थी वो भी और DDC चेयरमैन साहब भी बाहर आ गए और हड़ताल की अच्छी तरह से और बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता लग गया कि यहाँ पे इन लोगों की इंक्रोचमेंट जो लोगों ने की हुई है उसको हटाना मुश्किल है। तो उन्हें एक मेमोरेंडम बना के हमारी कौंसल की तरफ से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर दे दिया। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एजाज साहब ने एक हमारे करीबी साथी और ख़ास साथी को बोला था कि आप रामबन में भी अपने DDC कौंसलर जो है मेंबर हैं या DDC चेयरमैन साहिबा है तो उनको भी बोल दो कि आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मेमोरेंडम बना के तो गवर्नमेंट को भेजें। लेकिन शाम को मुझे लगा पता, जब मैंने किसी दूसरे साथी से पता किया तो उन्होंने कहा हम तो अभी नहीं भेजेंगे। पता नहीं अब इसमें क्या बात है या क्या राज है वो वही जानते हैं। लेकिन कम से कम इन लोगों को हर जगह से हर डिस्ट्रिक्ट से अपनी आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट कौंसल की तरफ से ऊपर उठा के मेमोरेंडम वगैरह बना के देना था ताकि गवर्नमेंट को कुछ न कुछ पता चले कि लोग खिलाफ है। तो एजाज साहब को कल वहाँ पे बहुत बड़ा आप शायद मीडिया में आपने देखा भी होगा, बहुत बड़ा गुस्सा था कि गरीब लोगों को क्यों यहाँ से बेदखल कर रहे हो। तो इसी बात के लिए अब मैं आपको ये भी कहूँगा कि गूगल में भी आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हमारा लीडर जिंदा है। और इनमें इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूरी बात की हुई है कि इंशाल्लाह किसी आदमी को यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों का मुतहिद होना, एतमाद में रहना ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं आप पे जबर होता है, कोई चीज़ करती है गवर्नमेंट, तो आप सड़कों पे आइए, तो एजाज साहब आपके साथ होगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त